तो आज का हमारा एजेंडा है डायनेमिक एप्लीकेशन होस्टिंग इन AWS EC2 इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस में हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशन कैसे होस्ट करेंगे उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इट माइट टेक 2 सेशन। यदि आज के सेशन में कंप्लीट हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर से जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको नेक्स्ट वर्किंग सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी जो लास्ट वीक आपने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा था उसमें हमने अपाचे सर्वर, HTTPD एंड IIS सर्वर इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड उसके थ्रू स्टैटिक वेब एप्लीकेशन कैसे होस्ट करते हैं ये आपने सीखा था। यहाँ पर हमें डायनेमिक वेब एप्लीकेशन पब्लिशिंग वाया AWS EC2 सर्विसेज एंड और इसमें इंस्टेंस। इसके थ्रू आप यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशन कैसे पब्लिश कर सकते हैं और EC2 सर्विस इंस्टेंस का तो इसका यूज कब करना चाहिए हमें और कब नहीं करना चाहिए, कितना रिलायबल है और कितना रिलायबल नहीं है, तो इसको 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा मैं। और पहला मेरा कॉन्सेप्ट है जस्ट कि व्हाट इज द डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। प्लीज I want to talk to you. Yes. Yes, please. Subhangi, unmute yourself and talk to me. Subhangi Jadhav. Hello, sir. Yes, hello. Good evening. Good evening, sir. What is the meaning of the dynamic web application and static web applications? डायनामिक वेब एप्लीकेशन वो होता है जिसमें रियल टाइम डेटा जनरेट होता है। सर गलत बोल दिया क्या? नहीं, काफी ठीक है, थोड़ा हद तक ठीक है ना, करेक्ट है। रियल टाइम पे डेटा जनरेट होता है। ओके, थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट, यस, अमन पांडे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक टू मी। यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक एप्लीकेशन एंड स्टैटिक एप्लीकेशन? सर मेमोरी पता, सर एप्लीकेशन नहीं पता। ओके, नेक्स्ट, Naveen Rathore, please unmute yourself and talk to me. Yes, sir. What is the difference between dynamic and static? सर डायनेमिक एप्लीकेशंस के लिए सबके लिए अलग अलग डेटा शो होता है, लाइक जीमेल। और स्टैटिक जैसे हम कोई वैक्सीनेशन के लिए वो करते हैं तो सबके लिए सेम इंटरफेस शो करता है स्टैटिक एप्लीकेशन। ओके, ठीक है, चलिए, काफी करेक्ट है। ओके, सो मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि डायनेमिक, आपने फर्स्ट डे अकाउंट ओपन किया होगा अपने किसी न किसी बैंक, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक मैंने गलती से बोल दिया, स्टेट बैंक, HDFC, ICICI, जिस बैंक में भी आपने ओपन किया होगा, फर्स्ट डे आपने ओपन किया और अभी तक उसको यूज कर रहे हैं। क्या उसकी ऑल स्टेट ऑलवेज सेम थी, लाइक अ बैलेंस, ट्रांजेक्शंस एंड ऑल द थिंग्स? क्या सेम रहा है क्या जब से आपने अकाउंट ओपन किया और अभी तक? क्या एक ही कांस्टेंट बैलेंस रहा है उस पे? चेंज रहा होगा, उस पे चेंज होता रहा होगा।
यदि उसमें चेंज हो रहा है कोई भी डेटा टाइम टू टाइम, तो दिस इज द डायनेमिक। आप नेक्स्ट एग्जांपल इज IRCTC रेलवे। जब भी आप टिकट बुक कर रहे होते हैं, थोड़ी देर पहले अभी आपने चेक किया किसी शताब्दी एक्सप्रेस, और उसमें आपने सीट्स की इंफॉर्मेशन चेक की, और अभी आपको वहां पर 500 सीट्स अवेलेबल शो कर रहा है। थोड़ी देर बाद 1 आवर बाद चेक करेंगे, क्या फिर से सेम डेटा मुझे शो करेगा? यस, नो सर। नो। पूजा, अनम्यूट योरसेल्फ, टॉक टू मी। पूजा ने बोला यस। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है कि आपने जैसे रेलवे में आपने सीट इंक्वायरी करना चाहा, और सीट इंक्वायरी जब कर रहे हैं तो क्या आपको एवरी टाइम सीट के अवेलेबिलिटी सेम कांस्टेंट ही वैल्यू शो करेगी या डिफरेंट? सर डायनेमिक में कर सकती है, क्या हो स्टैटिक सकती है? में स्टैटिक में नहीं करेगी और डायनेमिक में करेगी। ओके, तो डायनेमिक में चेंज होगी। मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ और था, आपने कुछ और उसको बताना चाहा। कि मेरा क्वेश्चन था कि यस वो चेंज होगी। यस साजी, प्लीज अनम्यूट एंड आप कुछ बोलना चाहती हैं प्लीज। डायनेमिक में चेंज होगा, तो अगर जैसे सीट स्टेटस अलग अलग बताएगा तो वो डायनेमिक होगा। स्टैटिक Yes. में फिक्स रहता है आई थिंक, और डायनेमिक में डेटा चेंज होता है। यस करेक्ट, डायनेमिक हमें चेंज होता है। तो जहां पर हम ये क्यों और कब कैसे बनाते हैं, तो ऑल इट्स डिपेंड ऑन दी क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड क्लाइंट बजट। ऑलवेज क्लाइंट्स का बजट एंड क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डायनेमिक एंड वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करने होते हैं। तो काफी लोगों का मिथक है, बहुत सारी चीजों को लेकर मिथक है। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि इसको आखिर ऑल हम लोग बनाते कैसे हैं, एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स क्यों बोलता हूँ मैं, अक्सर हमेशा बोलता हूँ क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स। देखिए, सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज होती हैं, काफी सारी कैटेगरीज होती हैं सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज होती हैं, और सॉफ्टवेयर में यहाँ पर मोस्टली 2 टाइप की कैटेगरीज वर्क करती हैं। होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और अनदर वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारी सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हो गई। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं यहाँ पर इस लेक्चर में, जो हमारी AWS सीरीज का लेक्चर चल रहा है, उसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ऑलवेज पता होनी चाहिए, वो भी मैं टारगेट करता हूँ हमेशा कंप्लीट करने के लिए। तो नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली होते हैं, इसके एग्जांपल्स किसको हम बोल सकते हैं कि एग्जांपल्स इसके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, like Windows, Android, Linux. These all are the category of the system software, जिसको हम बोल सकते हैं, जो कंप्लीट एक सिस्टम चलाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया की गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट एक सिस्टम जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं, और उस प्रोटोकॉल को ऑल सिटीजन्स को फॉलो करना होता है। अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट्स को उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, कोई बिजनेस अगर क्लोज हो रहा है तो इंफॉर्मेशन रहती है, कोई अगर हमारी कंट्री पे इन हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा गवर्नमेंट उसको रहेगी। जो कंप्लीट सिस्टम का इंचार्ज होता है उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट पे जिसका कंट्रोल होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट करते हैं और इसको इनकी क्या कैटेगरी हो सकती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑलवेज क्लाइंट रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए ही क्रिएट किए जाते हैं। तो कैसे इनकी कैटेगरी जो है, कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, वो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, वेबसाइट। इसका स्टैटिक मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं। और नेक्स्ट वन इज
वेब ऐप। नेक्स्ट, इस टाइप में कुछ करके कैटेगरीज होती हैं। तो डेस्कटॉप ऐप जो जनरली क्रिएट किए जाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके क्रिएट किए जाते हैं। जैसे किसका यूज करके हम कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग, C++, C#, जावा एंड पाइथन, इनको हम करके ये प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इनकी लिमिटेशन क्या रहती है कि जितनी बार भी आपको यूज करना है, जिन मशीन पे आपको यूज करना है, उतनी मशीन पे आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट में वेब एंड स्टैटिक वेब। थोड़ा सा सिमिलरिटी है वेब एंड स्टैटिक वेब, बट ज़्यादा सिमिलर नहीं है। थोड़ा सा सिमिलर है बट बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज नहीं है। तो वेब एंड वेबसाइट, इनको क्या करना पड़ता है कि एवरी पर्सन पे इसको क्या करना पड़ता है, जितनी मशीन है उतनी जगह हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा इन। ईच मशीन, जितनी मशीन है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा कि अमन आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया है, तो क्या मेरा वर्क आपके व्हाट्सएप इंस्टॉल करने से हो जाएगा? क्या नहीं होगा। आप क्या बोलेंगे कि नहीं सर आपको भी करना पड़ेगा इंस्टॉल तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यस, करेक्ट है कि ऐसा ही पॉसिबल, ऐसा ही होता है। तो एवरी सॉफ्टवेयर्स को हमें जब इंस्टॉल करना है तो उसको हम या तो बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन या तो बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। नीड इंस्टॉलेशन ऑन ईच मशीन। आपने जो व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ आपके मोबाइल पे, तो उसको आपने इंस्टॉल किया तो मुझे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, एवरी पर्सन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो वर्क होगा। मेरे मोबाइल एंड आपके मोबाइल पे अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, तो इसको शॉर्ट में हम ऐप बोलने लगते हैं। जैसे एक बोलने के तरीके हमेशा चेंज होते रहते हैं कि सॉफ्टवेयर को क्या बोलने लगे, ऐप। यदि हम एंड्रॉयड पे यूज करते हैं, मोबाइल पे यूज करते हैं तो उसको ऐप बोलते हैं। लाइनक्स में यूज करते हैं तो उसको पैकेज बोलते हैं। विंडोज में यूज करते हैं तो उसी को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऑल एवरी सब कुछ सेम है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बोलने के तरीके चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वेब एप्लीकेशन, नो नीड टू इंस्टॉल ऑन ईच मशीन, नो। ईच मशीन, नो नीड टू इंस्टॉल ऑन ईच मशीन। तो क्या इससे काम हो जाएगा? यस, इससे काम हो जाएगा, बिल्कुल होगा। कैसे काम हो सकता है, कैसे इसको हम बता सकते हैं कि जस्ट ऑन वेब में आप पब्लिश कर दीजिए, जिसको हमें अक्सर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाया जाता है, www। अगर आपने इसमें पब्लिश कर दिया तो यू कैन एक्सेस, नो नीड टू इंस्टॉल ऑन ईच मशीन, स्टैटिक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पर दो कीवर्ड यूज हो रहे हैं अगेन, और दोनों ही कीवर्ड का मीनिंग है। वेब यूज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी वेब यूज हो रहा है। जब भी वेब यूज होगा तो आप ये समझ जाइए कि इसको कहीं ना कहीं रिमोट लोकेशन पे इसको कहीं ना कहीं पब्लिश किया गया है, और उसको हम एक्सेस कर रहे होते हैं HTTP और HTTPS। अगर आपने इसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन को, तो वो वेब एप्लीकेशन कहलाएगा। इज इट क्लियर? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन? तो काफी डिफरेंस है, रियल में काफी डिफरेंस है। जो स्टैटिक वेबसाइट होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट, जस्ट थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होते जा रहे हैं, बट मैं बेसिक कोर कॉन्सेप्ट जो रहेंगे इनके उनको ही डिस्कस करूंगा।
और ये रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं इससे, जिससे कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कमेंट करे कि कोई उनको दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने में मिल गई तो आप जस्ट उसमें कमेंट की आपने गलत बताया। तो जो बेसिक कोर स्ट्रक्चर है उसको ही मैं डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पर। स्टैटिक वेब एप्लीकेशन जो होते हैं उनका आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होता है, और स्टैटिक वेबसाइट्स जो रहती हैं वो किस पे रन करती हैं, क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड स्टैटिक वेबसाइट्स जो रहती हैं क्लाइंट साइड, तो अगर क्लाइंट साइड रन करेंगे तो हमें क्लाइंट साइड लैंग्वेज की ही जरूरत पड़ेगी, और क्लाइंट साइड लैंग्वेज लाइक HTML, CSS, JavaScript, ऑल आर द क्लाइंट साइड लैंग्वेज। जस्ट जो स्टैटिक वेबसाइट रहेगी इनका यूज करके बनेगी। तो फिर डायनेमिक कैसे? आपने तो बता दिया ठीक है स्टैटिक है तो ऐसा कुछ बनेगी। तो डायनेमिक जो है, और वो भी तो वेब पे ही बन रहा है। बस ये कंप्लीट, जैसे ही ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी तो इसको आपको होस्ट करना पड़ेगा, और होस्ट करने के लिए आपको एक सर्वर की नीड होगी, और वो सर्वर 2 प्रोटोकॉल का यूज करके रन करेगा। कौन सा प्रोटोकॉल? ये आपका कंप्लीट हो गया तो या तो आप HTTP या तो आप HTTPS इनका यूज करके आप वेबसाइट को पब्लिश कर रहे होंगे। ये चलेगा। आपने यहाँ पर कोड लिखे HTML के, वो वर्क करेंगे। तो ये हो गया आपका इसका आर्किटेक्चर लेवल की बात करूँ, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो इसको बोलेंगे वन टायर आर्किटेक्चर ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, स्पेलिंग कहीं गलत हो तो आप इसको इग्नोर करना प्लीज कहीं पर, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती कभी कभी। तो जस्ट थिंक ओनली कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि कोई यूट्यूब में ऐसा लिख दे कि सर को इंग्लिश ही लिखना नहीं आती तो वो क्या पढ़ाते होंगे। तो ऐसा नहीं, इंग्लिश की क्लास भी नहीं है ये, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। जस्ट आई एम टॉकिंग ऑन दी टेक्निकल कॉन्सेप्ट ओनली। आपको टेक्निकल समझ में आना चाहिए, इंग्लिश तो आप खुद इम्प्रूव कर लेंगे। तो वन टायर आर्किटेक्चर ऑफ दी। तो फिर कहते हैं कि वन टायर ठीक है, तो 2 टायर 3 टायर क्या होते हैं? जस्ट थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दूं मैं कि वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप कैसे क्रिएट होते हैं। वेब ऐप है, फिर एंड्रॉयड ऐप, काफी सभी का आर्किटेक्चर थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंट है सभी का आर्किटेक्चर। तो मैं 1-2 ही आर्किटेक्चर यहाँ पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि इन सभी के आर्किटेक्चर बताने लोगों को काफी टाइम लग जाएगा आपको। जस्ट यू कैन एक्सप्लोर ऑन इंटरनेट 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर, 1 टियर आर्किटेक्चर ऑफ द एप्लीकेशन। तो 1 टियर इसको हम बोलते हैं, बट यहाँ पर भी सर्वर इन्वॉल्व होता है तो हम इसको 2 टायर बोल सकते हैं। बट थोड़ा सा मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कोर कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन जब डेवलप होते हैं तो यहाँ पर जो मेरा होता है फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, यहाँ पर अगेन क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती हैं, और यहाँ पर हम क्लाइंट साइड। अब ये भी नहीं समझ में आएगा क्लाइंट साइड किसी को, तो वो बीच में अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकता है। तो जब सर्वर साइड लैंग्वेज लिखी जाती है तो ये किस में लिखी जाएंगे? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब ऐसा बोलेंगे सर जरूरी है? हाँ जरूरी है, बेशक जरूरी है, लिखना ही चाहिए इसमें, क्योंकि आपको क्लाइंट को अगर कोई भी चीजें शो करनी है तो HTML, CSS, JS। तो ये काफी लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्या इतनी सरल चीज भी पढ़ाएंगे? तो नहीं, एवरी, चाहे तो आप पाइथन यूज करें, रूबी ऑन रेल यूज करें, C++ यूज करते हैं, आप जावा यूज करें, PHP यूज करें, कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं सर्वर साइड। तो अगर आपको क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग करनी है उसकी और क्लाइंट को शो करना है तो आपको इनका यूज करना पड़ेगा, विदाउट इसके नहीं कर सकते। ओके, इतना ही बोलूंगा इसमें। तो क्लाइंट साइड में अगेन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है। तो एक आर्किटेक्चर ये हुआ। अब मैंने कहा कि ये वेब एप्लीकेशन जो होते हैं वो 2 टाइप में हो सकते हैं। एक तो हो गया मेरा ये सेकेंड आर्किटेक्चर हो गया यहाँ पर, और जहाँ पर मैं सर्वर साइड की बात करता हूँ, सर्वर साइड लैंग्वेज, जिसको आप लोग जनरली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सर्वर साइड लैंग्वेज या बैक एंड। सर्वर साइड, तो सर्वर साइड 2 चीजें चलती हैं, 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं सर्वर साइड। तो इसको मैं सेंटर पे लिख दूं तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ओके, सर्वर साइड इसको हमने ऐसा बोल दिया सर्वर साइड। तो सर्वर साइड आखिर क्या आता है? सर्वर साइड तो दो टेक्नोलॉजी सर्वर साइड आती है।
एक ये और दूसरी एक और आती है सर्वर साइड, तो जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, बैक एंड कि बैक एंड टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको नेट पे मिलेगी, उससे घबराना मत कि गलत पढ़ा दिया। हर पर्सन का अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, एवरी पर्सन। तो यहाँ पर बैक एंड पे अगर कोई भी बैक एंड पे यदि कोई भी कोड लिखे जाते हैं तो वो किसी क्लाइंट को शो नहीं होते। बट अगर HTML CSS और JS में कोड लिखा गया है तो आप उसको राइट क्लिक करिए और इंस्पेक्ट कीजिए तो उसका कोड शो होगा। आपने कोई भी वेबसाइट ओपन किया यहाँ पर, जैसे मैंने गूगल, तो इसका भी कोड HTML पे ही लिखा गया है। ऐसा नहीं कि ये बहुत दूसरे लैंग्वेज पे इन्होंने बना दिया। कोड सभी के फ्रंट एंड पे HTML पे ही लिखे जाते हैं और HTML टैग के साथ स्टार्ट होती हैं इनके कोड। यहाँ पर देखिए इनका कोड भी HTML पे ही लिखा गया है, ये चेक कर लीजिए, एडिट HTML। और यहाँ पर अगर आप इसको रन करें, कॉपी करके रन कर दीजिए अपनी मशीन पे तो HTML ही दिखाएगी। ये देखिए HTML। तो ये जो राइट साइड पे है ये क्या शो कर रहा है इनका, ये CSS शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ सब चीजें रिमूव कर दूँ तो ये कुछ अजीब सा दिखने लगेगा। ओके, तो ये HTML है, चेंज हो गया, काफी कुछ चेंज हो गया। बैकग्राउंड कलर को मैंने यहाँ पर ब्लैक कर दिया। तो क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि HTML है। HTML मेरा गूगल चेंज हो गया, अच्छा ऐसा दिखने लगा इस कलर का, क्यों? क्योंकि HTML है ना, वी कैन चेंज। अगर क्लाइंट साइड पे कोई भी कोड आता है तो वी कैन एडिट। माई स्क्रीन इज विजुअल, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? यस सर। तो यदि इस पार्ट में आप कभी आते हैं तो आप क्लाइंट साइड, तो आप जो कोड रहता है आपके कंट्रोल पे रहता है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। काफी कुछ है सीखने के लिए इसमें, तो मैं उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि AWS है। तो जो मेरा प्रोग्रामिंग की क्लासेस कर रहे होंगे उनको पता है कि हम इसमें कितना चेंजेस कर सकते हैं क्लाइंट एंड पे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट साइड। तो क्या सिर्फ यहाँ पर मैंने, इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ और सपोज लिखा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं लाइव क्रिकेट करता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर डिस्प्ले होता है। और यहाँ पर क्रिकेट स्कोर आज कुछ मुझे यहाँ पर मिलेगा और कल का क्रिकेट स्कोर कुछ और मिलेगा मुझे यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि जो मुझे आज का यहाँ पर क्रिकेट स्कोर मिल रहा है वो कल भी क्रिकेट स्कोर यहाँ पर ऐसा ही कुछ मुझे रिट्रीव होके मिलेगा। एवरी टाइम ये चेंज होते रहेंगे। तो यदि इसका फ्रंट एंड का कोड देखेंगे तो ये भी किसमें HTML पे ही लिखा गया। तो जितने भी कोड लिखे रहते हैं, कोई भी वेबसाइट है, अगर कोई भी कोड लिखा गया है ना तो वो HTML पे ही लिखा गया है कोड। ओके, तो इससे आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि मतलब कि HTML कोई छोटी चीज है। HTML छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है HTML। ओके, यहाँ पर इसको भी चेंज कर देते हैं, तो ये चेंज हो जाते हैं और इनको आप चेंज कर सकते हैं। काफी कुछ यहाँ पर चेंज करने के लिए आपको मिलेगा। ये HTML कोड है ना आपके कंट्रोल पे, बट इसके पीछे अगर डेली भी डेटा चेंज हो रहा है तो वो डायनेमिक है, वो बैक एंड पे है। बैक एंड का जो कोड रहता है वो कहीं यहाँ पर शो नहीं करता, वो सिर्फ सर्वर ही रीड कर सकता है और सर्वर पे ही ट्रांसलेशन उनका होता है। जस्ट सो सर्वर साइड लैंग्वेज अब क्या होती है। सर्वर साइड लैंग्वेज जैसे यूज की जाती है तो ये सर्वर साइड में लैंग्वेज यूज की जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। जैसे हो गया PHP, जावा, C++, C#, रूबी, पाइथन, ऐसी लैंग्वेज यहाँ पर बैक एंड पे चलती है। जैसे यहाँ पर फ्रंट एंड पे ये चलती है तो सर्वर साइड लैंग्वेज, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर साइड लैंग्वेज। ओके, ये क्या कहलाएंगी हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज। यहाँ पर नाम लिख दो मैं, सर्वर साइड लैंग्वेज। ओके, तो दिस इज द सर्वर साइड लैंग्वेज। ओके, इज इट क्लियर? ये सर्वर साइड लिखी जाती है। ये हो गई क्लाइंट साइड लैंग्वेज। ओके, क्लाइंट साइड के टेक्नोलॉजीज हो गई। फिर आता है कि ठीक है, इसको यदि यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन को फिनिश करना है तो इतने में हम लोग फिनिश कर सकते हैं। यदि हम 2 आर्किटेक्चर यहाँ पर बनाकर यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन का कौन सा आर्किटेक्चर, 2 tier आर्किटेक्चर। टू टियर आर्किटेक्चर ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
जस्ट ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के लिए, क्योंकि ये जस्ट कॉमन है, आपको प्रोग्रामिंग अभी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट ही कॉमन है। तो इतने से काफी वर्क हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं आपस में, जो लैंग्वेज ये होती है ना, ये लैंग्वेज ऐसे कम्युनिकेट करती हैं। यहाँ पर ऐसा रिक्वेस्ट यहाँ पर जाती है रिक्वेस्ट, तो और इसके रिस्पेक्ट में ये रिस्पॉन्स कर रही थी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, तो ऐसे ही वर्क करती हैं, इनका बिहेवियर ऐसे होते हैं। नेक्स्ट वन इज, तो 3 टायर, इसको 1 मैंने बोल दिया, इसको 2 टीयर आर्किटेक्चर बोल दिया, तो 3rd टीयर आर्किटेक्चर में ऐसा आता है, ये तीसरा वाला कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर आ जाते हैं तीसरे में, डेटाबेस आपके यहाँ पर, जिसको बोलेंगे हम डेटाबेस में क्या क्या हो सकते हैं और कौन सी टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं डेटाबेस में। तो माई एसक्यूएल, ओरेकल, डीबी, पोस्टग्रेस, फायरबेस, ऐसे करके कई सारी टेक्नोलॉजी है, एसक्यूएल लाइट एंड ऑल द थिंग्स, ये आपकी हो गई सपोज। तो ये 3rd टीयर आर्किटेक्चर है, जिसको हम यहाँ पर तीसरे लेयर पे हमारे ये आते हैं। तो 3 टीयर आर्किटेक्चर पे जब ये आते हैं, तो हम कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो इनको जो बोलने का टर्म है, और इसको हम बोलते हैं डेटाबेस टेक्नोलॉजी। डेटाबेस, ये सर्वर साइड लैंग्वेज, ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लैंग्वेज, आप जैसा चाहे वैसा इसको आप नाम दे सकते हैं। तो यदि हम इस 3 आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ हो जाता है। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ऐसे लैंग्वेज आपस में लैंग्वेज ऐसे कम्युनिकेट करती हैं, और कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं ये लैंग्वेज। तो अब यदि इस कंप्लीट सिस्टम को मैं रीड करता हूँ, इस कंप्लीट सिस्टम को, कितने को, तो इसको हम बोलेंगे 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टीयर क्यों ऐसा बोलते हैं? 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर। रेलवे में भी तो होता है ना, 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर। हमने समझने की कोशिश क्यों नहीं किया है कि ऐसा कुछ होता है, इसको क्यों बोलते होंगे। आप अगर एसी क्लास में आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप 3rd एसी में करेंगे, तो वहां पर जो सीट्स के ब्लॉक रहते हैं 3 रहते हैं, क्योंकि उसमें एसी रहता है कंपार्टमेंट में, बट वहां पर 3 सीट्स की लेयर रहती हैं। अगर आप 2 एसी में करेंगे तो वहां 2 लेयर रहेंगी। 1st एसी में करेंगे तो वहां कैबिन रहेगा। तो क्या हो गया, 1 टीयर उसको भी तो बोलते हैं, 1 टीयर 1 एसी, 2 टीयर 2 एसी, 3 टीयर 3 एसी। तो आर्किटेक्चर होता है जहां पर लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। ओके, तो जो 2 टीयर आर्किटेक्चर होता है वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है और कैसे इम्प्लीमेंट होता है? 2 टीयर आर्किटेक्चर भी 2 तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, और इसको कैसे कर सकते हैं? अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो आप इन दोनों का यूज कर लीजिए। कौन सी टेक्नोलॉजी का? सर्वर साइड लैंग्वेज, PHP, जावा, C++, C# और MySQL। 2 टीयर आर्किटेक्चर हो गया। यदि आपको डेटाबेस नहीं यूज करना, कुछ लॉजिक्स फिर भी आपको अप्लाई करने हैं, तो आप यहाँ पर भी इसको यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 टीयर बनाने के 2 कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, एक तो इन दोनों का आप यूज कर सकते हैं, या तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं, इनको और इनको। तो 2 टीयर। तो यदि आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, तो जस्ट हिंट दे रहा हूँ, इट्स अप टू यू, आपका लॉजिक कैसे काम करता है। आप ऐसा बोलें सर मुझसे तो बना ही नहीं, आपने ऐसा बोला था। बनता है, मैंने बनाया है दोनों ही, मैंने ये सभी आर्किटेक्चर बनाए हैं अपनी लाइफ में। जी अंकल। 2 टीयर आर्किटेक्चर। अंकल पैसे नहीं है ना, इसलिए तो मेरी थोड़ी दिक्कत चल रही ना अभी। आपकी पूरी आवाज इधर रिकॉर्ड होती है, प्लीज अनम्यूट कर लिया करें जब पर्सनल बातें करें। 2 टीयर आर्किटेक्चर। ओके, तो हम इन 2 तरीके से आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। ओके,
जस्ट स्टॉप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर इस एप्लीकेशन को डेवलप करूं और यहाँ पर अगर डेवलप करता हूं मैं, तो यहाँ पर एक लेयर, एक प्रोफाइल जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर तो ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है ये, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बहुत टाइप की कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर कि क्या वो किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक है या मल्टी लैंग्वेज पे काम कर रहा है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं डॉक्टर, लेकिन जब हम स्पेशलाइजेशन पे जाते हैं तो बोलते हैं ऑर्थो, ओके, सर्जन, ऑर्थो, ऐसा बोलते हैं हम लोग, कई सारे नाम बोलते हैं, ओके, हार्ट स्पेशलिस्ट, ओके, तो ये बोलते हैं। तो मतलब उनकी कैटेगरी हो गई, और सभी कैटेगरी के अपने अपने यूज है। तो अगर यहाँ पर इस लेयर पे कोई वर्क करता है स्टैटिक डेवलपमेंट पे, तो इस यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल मिलती है वो आपको मिलती है UI UX डेवलपर। UI UX डेवलपर यहाँ पर प्रोफाइल मिलती है, जॉब प्रोफाइल। तो आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि मैं गलत भी पढ़ा सकता हूँ ना, तो आप जस्ट यहाँ पर गूगल पे सर्च कर लीजिए ना, UI UX डिजाइनर जॉब्स, क्योंकि जॉब्स रहेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देख लीजिए UI UX UI UX, UI यूजर इंटरफेस, UX यूजर एक्सपीरियंस, बहुत सारी नौकरियां इसमें भी, कई सारी नौकरियां तो है जॉब्स। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर आती है ये कंप्लीट की, आपको ये तीनों ही चीजें आती है यहाँ पर, ये तीनों ही चीजें अगर आपको आती हैं, ये 3 टियर पे आप डेवलपमेंट करते हैं, 3 टियर आर्किटेक्चर पे, और आपको ये तीनों ही चीजें आती हैं, तो आपको यहाँ पर ये बोलते हैं इसको, यहाँ पर अगर आपको ये तीनों ही आती हैं तो इस प्रोफाइल को बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो ज्यादातर लोग 2 टायर आर्किटेक्चर में जाते हैं ना, और इट्स डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द डेवलपर एंड प्रोग्रामर, वो कितना सीख सकता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। ओके, जस्ट फुल स्टैक डेवलपर जिसको बोलते हैं। फुल स्टैक क्यों बोलते हैं कि उसको कितने टेक्नोलॉजी स्टैक आते हैं, एक स्टैक, दूसरा स्टैक, तीसरा स्टैक। उसको किस पे काम करना आता है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज पे भी काम करना आता है, सर्वर साइड लैंग्वेज पे भी काम करना आता है, और यहाँ पर डेटाबेस पे भी काम करना आता है, तो उसको हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। अब जो इन दोनों स्टैक पे काम करता है, इन दोनों स्टैक, उसको भी हम फुल स्टैक डेवलपर ही बोलते हैं। जो सिर्फ इस स्टैक पे काम करता है उसको बोलते हैं बैक एंड डेवलपर। जो यहाँ पर काम करेगा, जो इस प्रोफाइल पे वर्क करेगा, उसको हम बोलते हैं बैक एंड डेवलपर। ओके, बैक एंड डेवलपर की 2 कैटेगरी हो गई। अब कौन सी कैटेगरी हो गई, जो सर्वर साइड की लैंग्वेज पे या तो एक्सपर्ट होगा या तो डेटाबेस पे। तो अगर डेटाबेस पे कोई वर्क करता है इसको यहाँ पर, तो उसको बैक एंड बोलेंगे, बट बैक एंड के साथ इसको, इसकी प्रोफाइल जो चेंज हो जाती है उसको बोलते हैं डेटाबेस डेवलपर। इज इट क्लियर? डेटाबेस डेवलपर। और ये क्लाइंट साइड जो वर्क कर रहा है इसको UI UX तो हमने बोल ही दिया। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप इन सभी कॉन्सेप्ट पे, इन सभी जो टर्म यूज करते हैं, इस पे जस्ट जॉब सर्च करिए, बहुत सारे जॉब्स हैं। अब ये तो डेवलप करने वाले का काम हो गया कि ठीक है, आपने डेवलपर ने डेवलप कर दिया। तो अब इसको बात आती है पब्लिश करने की, कि डेवलपर ने जो चीजें डेवलप की हैं उसको तो वो हमेशा यूज नहीं करेगा ना, वो तो नहीं यूज कर सकता, वो तब तक यूज कर रहा है उसको जब तक वो डेवलप कर रहा है। इन फ्यूचर यूज कर सकता है अगर उसके काम रिलेवेंट है, नहीं तो नहीं करेगा। तो नाउ यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है, नाउ हु विल यूज डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, कौन यूज करेगा, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है हाउ, 2 क्वेश्चन है, कौन और कैसे। अगेन
कौन और कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक लेयर और ऐड होती है जहां पर कोई भी पर्सन वर्क कर सकता है। यहाँ पर अगर उसको टेक्निकल एक्सपर्टीज है और वो कुछ टेक्नोलॉजी सीख सकता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गई क्लाउड टेक्नोलॉजी से, डेवऑप्स से, लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर है, ऐसे कुछ प्रोफाइल्स की जॉब होती है। जो कीवर्ड यूज करता हूँ जस्ट सर्च ऑन गूगल, आपको जॉब सब में मिलेगी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है कि इनको पब्लिश यदि करेंगे, क्योंकि अभी तक तो डेवलपमेंट की बात हमने बता दिया, अब इसको यूज करना और पब्लिश करना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे ना, लॉन्च नहीं करेंगे, जिसको बोलते हैं लॉन्च करना, जब तक वो पब्लिश एंड लॉन्च नहीं होगा ना, तो उसको कोई यूजर कैसे यूज करेगा, और यूजर यूज नहीं करेगा तो फीडबैक कैसे देगा उस पर। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो एडमिन लेवल पे लोग होते हैं, एडमिन वो किसी भी टाइप में हो सकते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया क्लाउड का, या क्लाउड आर्किटेक्ट हो गया, डेवऑप्स हो गए, डेवऑप्स ऐसे, या तो सिस्टम एडमिन, ऐसे कुछ हो गए लोग जहां पर इसको क्या करते हैं कि आपको बना हुआ सिस्टम मिल गया, उसको जस्ट आपको पब्लिश करना है। तो इन जो प्रोफाइल पे लोग वर्क करते हैं उनको थोड़ा सा टेक्निकल आइडिया होता है, डेप्थ में नहीं होता डेवलपमेंट का, बट ही कैन हैंडल ऑल द थिंग्स। ही कैन हैंडल ऑल द थिंग्स। ये क्या करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करना, इसको आप क्या बोलते हैं, होस्ट करना। पब्लिश करना या तो होस्ट करना, आप ऐसा बोलते हैं। इसको जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए, तो अगर पब्लिश करना एंड होस्ट करना, तो इनके लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पर आती है सिस्टम रिक्वायरमेंट। आपकी कौन सी चीजें आती हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट की। सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट अक्सर अगर लाइव प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट हमेशा डेवलपर्स, एडमिन टीम एंड ये हमेशा डिसाइड करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होगी, और ये कंसल्ट करते हैं क्लाइंट बजट को देखते हुए। क्लाइंट का यदि बजट बहुत अच्छा है तो वो अच्छा कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, और नहीं है तो वो लो बजट पे जाना चाहेंगे। तो आज की क्लास में जो मैं बताऊंगा कि एक छोटा बजट की छोटा क्लाइंट है और वो कैसे अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर सकता है एक मिनिमल बहुत कम बजट में, तो वो कैसे कर सकता है, और थोड़ा सा क्लाइंट का बजट ज्यादा है तो वो कैसे इंफ्रा अडॉप्ट करेगा। तो जस्ट आज मैं एक जो आपको पब्लिशिंग एंड होस्टिंग बताने वाला हूँ, इनका बताऊंगा मैं होस्टिंग। किसकी होस्टिंग बताऊंगा, इसकी ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस कर लिया, ये वाली होस्टिंग, ये होस्टिंग एंड ये होस्टिंग, ये चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये 3 tier आर्किटेक्चर की कौन होस्ट कर सकता है, तो इनमें से कोई भी होस्ट कर सकता है। तो जस्ट चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इन ऑल कॉन्सेप्ट को काफी क्लियर बताता रहूंगा। किसी को कॉन्सेप्ट हो वो पर्सनल भी मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं, मैं हेल्प कर सकता हूँ किसी भी लैंग्वेज पे, बिकॉज मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। फुल स्टैक के साथ मेरा काफी बहुत स्ट्रॉन्ग 8 साल का एक्सपीरियंस है डेटाबेस डेवलपर में। लाइनक्स से मुझे 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है, और अदर लैंग्वेज पे भी मुझे अच्छा खासा 12-13 साल एक्सपीरियंस है, और इस पे भी मुझे क्लाउड एंड कुछ डेवऑप्स टूल्स है, इसमें भी काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं सभी को लिंक करके एक फ्लो पे बताता हूँ। मैं जो कि डेवलप जो करता हूँ उसी को मैं होस्ट कर रहा हूँ, जो डेवलप मैंने किया उसी को होस्ट कर रहा हूँ। तो कहीं से ऐसा बहुत रेयरली कॉपी पेस्ट करता हूँ, जस्ट मैं खुद की ही चीजों पे प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। तो ऑल टेक्नोलॉजीज बोलना चाहिए कि सभी टेक्नोलॉजीज पे मेरा हैंड्स ऑन है, और काफी डेप्थ तक हैंड्स ऑन है, इसलिए इनको मैं रिलेट करके बता पाता हूँ आपको यहाँ पर। तो अब मुझे सपोज कि यहाँ पर होस्ट करना है, अगर मैं होस्ट करूंगा तो यहाँ पर ये सबको, यहाँ पर जितने भी यूजर हैं उनको दिखना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर आपको वो कॉन्सेप्ट भी दूर कर देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर होस्ट किया, तो अगर कोई भी चीजें पब्लिक नेटवर्क में होस्ट करते हैं तो उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और हम अलग अलग लोकेशन से उसको एक्सेस करते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं, क्लाइंट। क्लाइंट भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। क्लाइंट मीन्स जस्ट यूजर, उस एप्लीकेशन को यूज कौन कर रहा है, तो क्लाइंट। और यहाँ पर आपका हो गया सर्वर। सर्वर भी एक मशीन है, और क्लाइंट जो यूज करते हैं वो भी डिवाइस यूज करते हैं, और यहाँ पर जो
कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये भी एक मशीन होते हैं। जहाँ पर हार्डवेयर होते हैं यहाँ पर भी खुद के हार्डवेयर है। तो ये क्या होते हैं कि इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंटरनेट। तो हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं यदि हम HTTP एंड HTTPS की बात कर रहे हैं। तो जस्ट एक आर्किटेक्चर है आज हमारा जिसको मैं आपको होस्ट करना बताऊंगा। और ये जस्ट मैंने जिस एप्लीकेशन की बात की थी कल, कोविड हेल्प डेस्क। तो कोविड हेल्प डेस्क जो मैंने क्रिएट किया था, कोविड हेल्प डेस्क, इसका कोई भी उद्देश्य किसी से प्रॉफिट कमाना नहीं था, किसी भी तरीके का, किसी भी पर्सन से लाइफ में। और इसका नाम था हेल्प डेस्क इस URL पे। तो कोविड पेशेंट्स थे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उनकी हेल्प के लिए बनाया गया था। दिस इज द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी स्टैक यूज किए गए थे, वो टेक्नोलॉजी स्टैक यूज किए गए थे। पहली टीयर पे आया था HTML, CSS, स्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट जब लिखेंगे तो S कैपिटल आएगा जावास्क्रिप्ट का। ओके, SCRIPT स्क्रिप्ट, JAX। ये टेक्नोलॉजी मेरी फ्रंट एंड पे, क्लाइंट साइड पे यूज हुई थी। सेकंड लेयर पे यूज हुई थी PHP, सेकंड लेयर पे PHP यूज हुई थी। ओके, तो मैंने कौन सी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर सिलेक्शन किया, कोई भी एक टेक्नोलॉजी का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक टेक्नोलॉजी। तो मैंने यहाँ पर PHP सिलेक्ट किया। नेक्स्ट लेयर पे जो मेरे पास आया, तो यहाँ पर मैंने डेटाबेस में MySQL। तो जो डेवलपर होते हैं ना, डेवलपर हमेशा ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं किससे, टीम के साथ। और इसका डॉक्यूमेंटेशन बनता है कि जो सामने जो इनको होस्ट करना है, तो इनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगा। आपने कोई भी ऐसे वर्जन पे आपने ऐसा डेटाबेस क्रिएट कर दिया जो लेटेस्ट वर्जन पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब बहुत रेयरली होता है। अगर आपने ओल्ड वर्जन पे किया और न्यू वर्जन पे आप उसको डिप्लॉय करते हैं, सपोर्ट करेगा, लेकिन न्यू पे किया ओल्ड वर्जन पे आप करेंगे तो सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर ये 3 tier आर्किटेक्चर था और ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ था इन 5 days, जहां पर बहुत सारी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी। और ये पब्लिश हुआ था 2 days में, 2 days में ये पब्लिश हुआ था। और इसमें डेली फीचर 5 days तक ऐड होते रहे, बैक टू बैक फीचर्स ऐड होते रहे 5 days पे, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट किया गया था। ओके, और सिंगल डे में इसका जो आर्किटेक्चर था वो सिर्फ किसी ने नहीं बनाया था, सिर्फ एक ही पर्सन ने बनाया था और मैंने ही बनाया था ये सब। ओके, तो ये हो गया। फिर इसके बाद ये आया था कि इसको पब्लिश, इसको तो लोकल मशीन पे मैंने क्रिएट कर लिया, और लोकल मशीन पे क्रिएट करने के बाद ये सब कुछ मेरी मशीन पे क्रिएटेड है। तो यदि इसको क्रिएट कर लिया तो इसको होस्ट करना है, कैसे इसको पब्लिश करें जिससे कि पब्लिक यहाँ पर दूर बैठे यूज कर पाए। तो इसको पब्लिश करने के लिए भी हमने क्या है कि सर्वर्स परचेस किए, फिर सर्वर परचेस किए और सर्वर परचेस किया मैंने, और उस पे मैंने इसको होस्ट किया। तो यहाँ से मैंने इसको क्या है, ये सभी एप्लीकेशन को कहाँ पर मूव किए, यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि ये जो था एप्लीकेशन एक लो बजट एप्लीकेशन था और इसका पर्पस था कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि सर्वर, सपोज कि मैंने एक सर्वर परचेस किया, सर्वर, और यहाँ पर एक ही मशीन मैंने परचेस की, एक ही। जैसे क्लाउड पे हम लोग बहुत सारे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो एक ही मशीन, उस मशीन पे मैंने HTTP, उसी मशीन पे मैंने डेटाबेस, सेम ही मशीन, एक ही मशीन पे, और उसी मशीन पे PHP, तीनों चीजें। क्योंकि बजट कम था तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको मुझे होस्ट करना था। ये मैंने एक ही मशीन पे होस्ट किया। और सपोज इसका मशीन का ना IP एड्रेस 1.2.5.6 ये मैंने कर दिया। और इसको मैंने किससे लिंक कर दिया, इसको जो लिंक किया था मैंने, उसको एक डोमेन भी मैंने परचेस किया इस IP को, और इस IP को लिंक कर दिया गया था इससे, इस डोमेन से। तो ये मेरा कंप्लीट डोमेन है जिसके थ्रू एक्सेस होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। और
क्योंकि अब क्लाउड जब पढ़ रहे हैं तो क्लाउड में हाई लेवल हाई स्केलिंग के प्रोजेक्ट्स बनते डिप्लॉय होते हैं, तो वो बताऊंगा बहुत हाई लेवल पे डिजाइनिंग। तो अब जो कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी बहुत हाई लेवल की रहेंगी और 10 से 12 दिन बहुत बैक टू बैक क्लासेस न्यू कॉन्सेप्ट के साथ रहेंगी हमेशा। हर कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप नोट कर लीजिएगा जो वर्ड बोल रहा हूँ कि उनमें जितने कॉन्सेप्ट आपको जितना पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बेस पे आप कंपनी में इंटरव्यू दे दीजिए, कोई ना कोई कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेगी, कंफर्म है, गारंटीड है। कोई ना कोई कंपनी होगी ऐसी जो आपको सेलेक्ट कर लेगी जितना कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, और अच्छे सैलरी पे, छोटी मोटी सैलरी पे भी नहीं। तो जस्ट हमें यहाँ पर इस आर्किटेक्चर को फॉलो करना है कि तो हम क्या करते हैं, इस पूरी मशीन को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो चलिए, तो अब मेरा कॉन्सेप्ट है कि हमें किन टूल्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कि मुझे इसके लिए कोई भी वेब एप्लीकेशन होस्ट करना है तो मुझे किस टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वेब सर्वर। तो इसका मैंने डंप शायद क्रिएट किया हुआ है, चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, यदि हमें कोई भी वेबसाइट होस्ट करनी है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हाउ टू होस्ट डायनेमिक वेब एप्लीकेशन यूजिंग AWS EC2 सर्विस विथ सिंगल इंस्टेंस। सिंगल इंस्टेंस जो मैंने यूज किया है, तो सिंगल इंस्टेंस का मतलब क्या है कि जो मैंने ये ब्लू कलर से ये हाईलाइट किया है ना, इसको सिंगल इंस्टेंस आप बोलेंगे। दिस इज सिंगल इंस्टेंस। तो मैंने ये कीवर्ड यहाँ पर यूज किया था सिंगल इंस्टेंस का, एक ही मशीन पे सब कुछ। क्रिएट इंस्टेंस हम कर लेंगे, कोई सा भी इंस्टेंस, इंस्टॉल पैकेज कर लेंगे और उसमें वेब सर्वर जैसे ही आपके रिक्वायरमेंट है। अगर आपका जावा में एप्लीकेशन है तो टॉमकैट कर लीजिए, उबंटू पे है तो अपाचे, रेड हैट एंड अमेजन लाइनक्स में तो HTTP, विंडोज पे है तो डिफरेंट सर्वर्स है। तो ये वेब सर्वर की आपको नीड होगी। उसके बाद आपको डेटाबेस सर्वर की नीड होगी। नेक्स्ट आपको PHP की भी नीड होगी क्योंकि सर्वर साइड लैंग्वेज है ना। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहा मैंने कि यहाँ पर देखिए कि इंपॉर्टेंट थिंग्स कि व्हाट वी मस्ट नो टू होस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, वी मस्ट नो द टेक्नोलॉजी स्टैक यूज्ड इन एप्लीकेशन। कि जो यहाँ पर एडमिन लेवल पे लोग वर्क करते हैं, यहाँ पर मैंने कहा कि एडमिन लेवल पे जो यहाँ पर लोग वर्क करते हैं, इनको हमेशा टेक्नोलॉजी स्टैक पता होना चाहिए कि इसमें क्या डेवलपर ने यूज किया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना। आपकी लैब में अगर बोला गया है कि जो लैब असिस्टेंट है, सपोज उनसे बोल दिया गया जो लैब स्टाफ है कि जो मेरे बच्चे हैं वो C में प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वो बंदा C इंस्टॉल करेगा। अगर आपने उसको नहीं बताया कि C करना है, पाइथन करना है, जावा करना है, तो वो कुछ भी इंस्टॉल कर देगा ना। तो मतलब इनको ये अवेयरनेस होती है कि मुझे इंस्टॉल क्या करना है, चाहे तो वो उसमें वर्क करें या ना करें, बट ही नो कि हाउ टू इंस्टॉल, कि किस में यूज है। आपने कहा पाइथन लैब है ये मेरी, तो पाइथन के लिए पाइथन, आपने टेक्नीशियन से बोला कि प्लीज इंस्टॉल दी पाइथन, तो जो एडमिन स्टाफ है उसमें पाइथन इंस्टॉल कर देगा। तो आप उसको टेक्नोलॉजी स्टैक बताते हैं। टेक्नोलॉजी स्टैक इसलिए उसको अवेयरनेस होती है कि ये टूल होते हैं, उसको चलाना आता है, बनाना आ सकता है, नहीं आ सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन। तो जस्ट तो आपको यहाँ पर एडमिन लेवल पे वर्क करना है। तो हमने यहाँ पर PHP भी इंस्टॉल करना है, MySQL इंस्टॉल करना है और वेब सर्वर भी हमें इंस्टॉल करना है, अपाचे। तो ऑल स्टेप्स हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस पहले भी किया था पिछली क्लास में, और यहाँ पर फिर से बैक टू बैक कर देता हूँ। और जितना पार्ट आज हो जाएगा उतना मैं कंप्लीट करूंगा, नहीं होगा तो कल करूंगा मैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा मशीन को लॉन्च करना। तो जस्ट मैंने सिस्टम लॉगिन करके ऑलरेडी यहाँ पर सिस्टम लॉगिन किया हुआ है। जस्ट क्लिक ऑन दी सर्विस, एक न्यू मशीन क्रिएट करते हैं और बहुत जल्दी क्रिएट करेंगे। एवरी स्टेप में बैक टू बैक स्टेप लिखता रहूंगा, क्योंकि आपको वेब सर्वर क्रिएट करना आपको बताया मैंने, डेटाबेस सर्वर क्रिएट करना बताया। एक ही पैकेज है, एडिशनली जो लैंग्वेज कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा मैं आपको। तो लॉन्च इंस्टेंस में आपने यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन कर लिया। तो मैंने सपोज उबंटू का सिलेक्शन किया, उबंटू। ओके, उबंटू मेरा सिलेक्ट हो गया। जस्ट यहाँ पर हमने उबंटू और आईपी एड्रेस इनेबल कर दूं मैं इसमें, एवरीथिंग यस। ओके, जस्ट यहाँ पर 10 GB स्पेस सिक्योरिटी ग्रुप
सिक्योरिटी ग्रुप एक क्रिएट कर लूँ और इसको मैंने यहाँ पर बना दिया कि कोविड एसजी मैंने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया कि ये कोविड मशीन के लिए मैंने बनाया। तो मुझे एसएसएच की नीड होगी, एसएसएच के अलावा मुझे अदर टेक्नोलॉजीज की नीड होगी और एचटीटीपी। मुझे 3306 डेटाबेस के लिए पोर्ट है, उसको यूज करने की यहाँ पर अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसको ऐड भी करता हूँ तो कोई इशू नहीं है, बट क्योंकि मैं इंटरनल एक ही इंस्टेंस पे मशीन को लॉन्च कर रहा हूँ सब कुछ, तो मुझे यहाँ पर नो नीड ऑफ दिस पोर्ट दिस टाइम। अगर आपको इंटरनली एक्सेस करना है तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी मैंने इसको कर दिया। तो एनीवेयर करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। तो चलिए लॉन्च यहाँ पर पब्लिक की ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखी, जस्ट उसको ही यूज करूंगा मैं। लॉन्च इंस्टेंस, व्यू इंस्टेंस मेरा हो गया व्यू, और जस्ट इसमें बैक टू बैक मैं पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा और आप देखिएगा। इसका मैंने यहाँ पर दे दिया कोविड ऐप सर्वर, इसका नाम मैंने यहाँ पर रख दिया। सर्वर हमेशा मीनिंगफुल नाम के साथ होनी चाहिए, तो मैंने ये यूज कर लिया। सो इस मशीन को एक्सेस करूंगा मैं, कॉपी किया मैंने आईपी एड्रेस और पुटी ओपन करूंगा। तो पुटी ओपन करने के चलिए पुटी भी नहीं ओपन करता हूँ मैं, तो एक और नया टूल मैंने आपको बता दिया, गेटबैश का यूज करूंगा। गेटबैश यूज हो गया मेरा, और इस पे जस्ट लॉगिन करने के लिए मैंने की सबसे फर्स्ट वेरीफाई करूंगा की मेरी कहाँ पर स्टोर्ड है। तो cd विनय सी ड्राइव cd विनय, यहाँ पर ls कमांड रन करूंगा तो मुझे यहाँ पर मेरी की फाइंड आउट होकर मिलेगी, और की मेरी थी विनय45.pem। जस्ट इसको मशीन को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर मशीन एक्सेस करूंगा और इस आईपी पे एक अलग क्लियर स्क्रीन कर दूं मैं। आईपी एड्रेस मेरा है, जस्ट आईपी मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट टाइप करूंगा यहाँ पर ubuntu @ और मुझे इसको कैसे एक्सेस करना है, ssh-i, और की का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे विनय45.pem, क्योंकि पीपीके में कन्वर्ट करने की हमें तब नीड होती है जब मैं पुटी के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे जरूरत है, बट इसके थ्रू मैं कर रहा हूँ तो नो नीड ऑफ दिस। जस्ट कंफर्म दिस मैसेज, जस्ट टाइप द यस। ओके, सो मशीन हैज बीन launched and has been accessed. now ls कमांड, यहाँ पर मुझे पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले मैं पैकेज इंस्टॉल करूंगा, और मेरा कौन सबसे फर्स्ट है कि मुझे यहाँ पर वेब पैकेज इंस्टॉल करना है, और ubuntu मैंने यूज किया, तो मैं सबसे पहले अपाचे 2 मैं जब भी इंस्टॉल करूंगा तो ये मेरा वेब पैकेज होगा। बस आपको 10 to 15 मिनट मैक्सिमम, या उससे थोड़ा कम में ही बता दूंगा मैं वेब। तो सबसे फर्स्ट मैं इसको वेब पैकेज इंस्टॉल करूंगा। तो चलिए यहाँ पर तो वेब पैकेज इंस्टॉल करने के लिए जस्ट कमांड हमें टाइप करना है sudo apt install aps apache 2, जिससे कि मेरी वेबसाइट है वो पब्लिश हो सके। जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे यहाँ पर ये अगर ये कभी मैसेज आए आपको एरर मैसेज, तो आपको एक ही कमांड यहाँ पर रन करनी है, और उस कमांड को हम बोलते हैं apt अपडेट। अगर कोई भी एरर आती है तो आप इससे अपडेट कर दीजिए मशीन को। जस्ट आप विंडोज पे भी कर सकते थे, बट मैं ऑलवेज लाइनक्स प्रेफर करता हूँ, तो आपको लाइनक्स पे ही हमेशा बताता हूँ कमांड्स को। यू कैन प्रेफर एंड इट्स ऑन द क्लाइंट चॉइस। मेरा वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया, कैसे इसको चेक करेंगे, तो systemctl
स्टेटस APACHE अपाचे 2। ओके, अपाचे 2 अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, जस्ट अपडेट हुआ था। जस्ट अपाचे 2 हमें इंस्टॉल करना है, अभी भी इंस्टॉल नहीं है। sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2, अब इंस्टॉल हो जाएगा। यस वाई फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप इससे। देखिए एक्टिव सर्विस रनिंग पे यहाँ पर शो कर रही है। तो आपका जो टारगेट था, एक टारगेट यहाँ से अचीव होता है और वो टारगेट है आपका यहाँ से ये वाला कि वेब एप्लीकेशन यहाँ पर से वेब आपका इंस्टॉल हो गया। ओके, यहाँ पर इतना आपका ये हो गया वर्क। नेक्स्ट है कि हमें अनदर टूल की जरूरत है, और वो टूल है कि आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये मेरा काम हो गया है, इतना वर्क हो गया। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को यहाँ पर मूव कर दीजिए, वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं तो अभी जस्ट आईपी एड्रेस के साथ जाना चाहूंगा और आईपी एड्रेस के साथ मैं इसको चेक करूंगा, कॉपी और जस्ट पेस्ट दी आईपी एड्रेस। यहाँ पर एक्सेस होगा तो हो गया मेरा इंस्टॉल, कोई ना कोई पेज डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पर ये अगर ये पेज डिस्प्ले हो रहा है तो मेरा वेब वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मुझे इसको भी इंस्टॉल करना है। यहाँ पर नेक्स्ट आया कि हाउ टू इंस्टॉल। सर हम अपाचे 2 की जगह पे अपाचे नहीं कर सकते हैं क्या इंस्टॉल? अगर पैकेज रेपो में अवेलेबल होगा तो कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए। ऑलरेडी अगर इंस्टॉल्ड है लैपटॉप, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो फिर क्या करने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर इंस्टॉल्ड है आपके पास वेब सर्वर तो नो नीड टू इंस्टॉल अपाचे। अगर आपके पास अपाचे 2 नहीं है तो यू हैव टू इंस्टॉल। ओके, तो मुझे अब सर्वर साइड लैंग्वेज इंस्टॉल करने की नीड है, और सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए मैं यूज करूंगा कौन सा कि PHP मुझे इंस्टॉल करना है, और PHP के साथ मुझे 1-2 टूल और करने हैं। तो यदि कंप्लीट आप पैकेज, जैसे आपने क्वेश्चन बोला कि यदि मेरे पास इंस्टॉल है तो नहीं करेंगे, तो मैं एक साथ बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल करूंगा। इस बार इंस्टॉल करूंगा अपाचे 2B PHP और यहाँ पर लाइब्रेरी अपाचे, ठीक है ना। ये कुछ पैकेज हैं जिसको हमें, अगर मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा ना तो मेरा कोड जो होगा ना वो PHP का बैक एंड कोड क्लाइंट साइड पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो मुझे इसके लिए मुझे इसको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा कि मुझे क्लाइंट को अपना सर्वर साइड का कोड नहीं डिस्प्ले करवाना है। तो जस्ट मैं इसको भी इंस्टॉल करूंगा। यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट दिस लाइन, मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, और जस्ट मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा यहाँ क्लियर। एंड यहाँ पर अभी चेक करेंगे कि ये PHP इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो PHP, और यहाँ पर आप चेक कर लीजिए VER वर्जन। तो यहाँ पर आपको बताएगा कि नहीं इंस्टॉल नहीं है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत है, PHP नॉट फाउंड। तो इंस्टॉल कर दीजिए इसको, पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पर इससे ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए अपाचे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास, फिर भी मैंने अपाचे की तरफ से, अगर आपको मल्टीपल पैकेज इंस्टॉल करने हैं तो उसके बीच में आप स्पेस, यहाँ पर स्पेस पुट कीजिए और उन पैकेज का नाम लिख दीजिए, ये सब कुछ इंस्टॉल हो जाएंगे आप जितने पैकेज आपको इंस्टॉल करने। तो जब हमें बंच में पैकेज इंस्टॉल करने होते हैं तो ये क्या करता है, जो एडमिन्स रहते हैं, एडमिन लेवल्स पे जो वर्क करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे लोग, डेवलपर्स, तो वो क्या करते हैं, ये पैकेज बंच बना के, वो डंप बना के सबका रखते हैं, किसको क्या चाहिए और इसको ये देते रहो। ओके, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ करके एक और कमेंट यहाँ पर कर, तो जस्ट वो पैकेज, तो ऐसे एडमिन लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं, एडमिन साइड पे जो वर्क करते हैं लोग वो करते हैं। तो मेरा दूसरा पैकेज इंस्टॉल हो गया, कैसे वेरीफाई करूंगा कि पैकेज इंस्टॉल हो गया, जस्ट अगेन टाइप कर रहा हूँ सेम कमांड। तो यहाँ पर देखिए इसने बता दिया कि यस आपके पास ऐसा 7.4 वर्जन इंस्टॉल हो गया है और अपाचे भी आपके पास इंस्टॉल्ड है। तो ये लाइनक्स कमांड है, तो लाइनक्स कमांड में बीच बीच में आपको इंट्रोड्यूस करता रहूंगा कि जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बनी रहे कि कैसे हम वर्जन्स चेक करते हैं, कैसे हम कमांड्स रन करते हैं, कॉपी पेस्टिंग कैसे करते हैं, एवरीथिंग, बहुत सारी ऐसे लाइनक्स कमांड बताऊंगा मैं आपको। तो मेरा टारगेट दूसरा अचीव हो गया और यहाँ पर हमारे पास कौन सा आपने इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पर PHP
एंड अनदर एप्लीकेशन क्या था, PHP के अलावा एक और एप्लीकेशन था यहाँ पर। दो एप्लीकेशन आपने फिर से इंस्टॉल कर लिए यहाँ पर। ये कौन सोल्यूशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो एडमिन पर्सन है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट की एक जॉब होती है, क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट। आप यहाँ पर पढ़िए, जॉब देखिएगा, क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट ये जॉब होती है। ये कौन प्रोवाइड करता है? क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट। इनकी ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग मैं आपको करवा रहा हूँ सोल्यूशन आर्किटेक्ट, बट मैं थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल लेवल पे हर बार मैं इसको लेकर जाता हूँ, क्योंकि मैं डेवलपिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं थोड़ा सा डेवलपिंग वाला फ्लेवर लेकर आता हूँ हमेशा। तो इसकी काफी सैलरी होती है सोल्यूशन आर्किटेक्ट की, सैलरी का आप देख सकते हैं। तो आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट में जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन वर्क ऑन सोल्यूशन आर्किटेक्ट। बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। कभी कभी रात दिन की जॉब रहती है, कभी कभी 1 महीने तक कोई काम नहीं आता, तो ऐसी जॉब है ये। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट थिंग इज इंस्टॉल दी MySQL। थर्ड ईयर आर्किटेक्चर में आएंगे और इंस्टॉल दिस पैकेज। ओके, तो यहाँ पर चलिए इसको भी मैं फिल कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, जिससे आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगी। अच्छा कलरफुल करता रहता हूँ मैं तो यहाँ पर मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत है अगेन MySQL सर्वर। MySQL सर्वर, क्योंकि डेटाबेस क्रिएट करना है तो सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। MySQL सर्वर, यहाँ पर आपने कौन सा, अपाचे वेब सर्वर, ये आपका क्या था, वेब सर्वर, वेब सर्वर। ओके, सो यहाँ पर ऐसा कुछ आर्किटेक्चर बन रहा, तो मुझे थर्ड टूल की जरूरत पड़ेगी। कौन प्रोवाइड कर रहा है? सोल्यूशन आर्किटेक्ट। यदि आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं तो इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है कि कोड कैसा लिखा, करेक्ट है इनकरेक्ट है, वो डेवलपर का काम है, डेवलपर जाने को। आपको तो ये सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करना है कि जो डेवलपर ने बना दिया है उसको हमें फाइनली होस्ट करने जाना है। तो जस्ट यू नीड टू वर्क हियर। और आप ये किसमें, एक ही सिंगल इंस्टेंस पे आप कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट ये हाई लेवल एप्लीकेशंस के लिए ये वाला सोल्यूशन यूज नहीं करना चाहिए। उसके रीजंस मैं इन कमिंग क्लासेस में बताता रहूंगा। sudo apt ins इंस्टॉल, और आपको क्या इंस्टॉल करना है यहाँ पर, MySQL सर्वर। ओके, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाला है और ये इंस्टॉलेशन होगा। इसकी बैक टू बैक कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताई थी, जस्ट उस स्टेप को मैं कॉपी कर दूं जिससे कि मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा बार बार एवरी टाइम। तो मैंने आपको कुछ टिप्स बताई थी, कुछ डम मैंने क्रिएट करके रखे थे। मैंने डम को उस पर भी अपलोड कर दिया था, यूट्यूब चैनल था जो मेरा, उसके डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपलोड कर दिया था। तो डायनेमिक एप्लीकेशन, डेटाबेस होस्टिंग, डेटाबेस सर्वर क्रिएशन, ओके ये था। तो डेटाबेस सर्वर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो सर्वर क्रिएशन में अभी हमने कुछ कमांड्स रन किए वाले कमांड्स। इसको फिर मैं क्या करूंगा, इसको यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियर प्रोस्पेक्ट से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट इंस्टॉलेशन के बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट होती है, जस्ट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेस यस, तो यस मैंने इसको प्रेस कर दिया। पासवर्ड ये कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट जो भी ये मैसेज आते हैं आप इसको रीड करना चाहिए आपको। मैं जस्ट टाइप कर रहा हूँ पासवर्ड, यहाँ पर अभी मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया, इसको मैंने यस कर दिया। डू यू विश टू कंटिन्यू विद द पासवर्ड प्रोवाइडेड, हाँ वीक पासवर्ड मैंने दिया इसलिए ऐसा बोल रहा है। यस मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। एनोनिमस यूजर है कोई तो रिमूव करना चाहे तो मैंने मत करो, भी रहने दो उनको। रूट से लॉगिन आपको रिमोटली अलाउ करना है, डिसअलाउ करना है, मैंने कहा कि लॉग अभी तो रहने दो, ठीक है। डिसअलाउ मैंने कहा नहीं, अभी तुम तो अलाउ कर दो भाई, ठीक है। रिमूव टेस्ट डेटाबेस मैंने कहा नो मत रिमूव करो, जो है जैसा रहने दो। यस प्रिविलेजेस, ओके मेरा ऑल डन। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है डेटाबेस के डन हो गए। कौन सा पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा डेटाबेस डेवलपमेंट पार्ट कंप्लीट हो गया, ओके।
Anyone preparing for the solution architect profile for IT companies, please, you can talk to me. तो प्रोफाइल होती है कंपनीज में, आप पता नहीं क्यों हमें सब साइलेंट रहते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। टेक्नोलॉजी आना बहुत ज़रूरी है अगर आईटी कंपनी में आपको वर्क करना है किसी भी पर्सन को, तो टेक्नोलॉजी मस्ट है। तो ये मैंने सिर्फ एक ही इंस्टेंस, एक ही मशीन पे मैंने इसको लॉन्च सब कुछ सेटअप कर दिया। अब मेरा एजेंडा क्या है कि अब एजेंडा है मेरा ये कि सब कुछ ये लॉन्च हो गया और कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर सेट हो गया, इस मशीन पे। कि इस मशीन पे मेरा वेब एचटीटी अपाचे 2 यहाँ पर सेटअप हो गया है, अपाचे 2। फिर यहाँ पर PHP और यहाँ पर मेरा MySQL, ये सब कुछ मेरे यहाँ पर सेटअप हो गए हैं। अब मेरा कॉन्सेप्ट है कि इस वेब एप्लीकेशन को होस्ट करना, कि अगर मैंने कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाया है तो उसको होस्ट करना। सबसे फर्स्ट मैं लोकल मशीन पे अपने जाऊंगा, तो वेब एप्लीकेशन मेरी लोकल मशीन पे है और ये मेरी सपोज की यहाँ पर इसको और फिगर को मैं इनहेंस कर दूं, इनलार्ज कर दूं। तो बस यहाँ पर, तो यहाँ पर अब ये क्या हो गया कि अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मेरे को इस मशीन, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है जिसमें सब कुछ ये है। इसमें मेरा एप्लीकेशन रखा हुआ है, यहाँ पर अपाचे भी इंस्टॉल्ड है, अपाचे 2 और अपाचे सर्वर इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर मेरा PHP इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर मेरा MySQL इंस्टॉल्ड है। ये सब कुछ इंस्टॉल्ड है इसमें, जो मेरा सॉफ्टवेयर चलाने के लिए काम आना है। यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन भी यहाँ पर ही स्टोर है, जो मेरा वेब सॉफ्टवेयर का फोल्डर है, पैकेज है कंप्लीट, वो भी यहीं पर है। मेरा कोविड हेल्प डेस्क किस मशीन पे, ये लोकल मशीन पे। कोविड सॉफ्टवेयर जो है वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट पे चलेगा तो वेब एप्लीकेशन है तो यहाँ पर। तो ये लोकल मशीन है मेरी, लोकल मशीन से मुझे किस मशीन पे इसको होस्ट करना है, इस मशीन पे। लोकल मशीन से मुझे मूव होके ऐसा जाना है कि यहाँ से यहाँ तक मूव होके मुझे ले कर जाना है, यहाँ पर मूव होके जाना है मुझे लोकल से इस लोकेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो करूंगा, इसको याद रखिएगा आपके ये कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली। बहुत स्टेप यहाँ पर होगी कि कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है। तो क्या क्या हमें मूव करना है, मुझे यहाँ पर मूव करना है दो चीजें मूव करनी है मुझे। सबसे फर्स्ट वेब पैकेजेस या वेब एप्लीकेशन मुझे यहाँ से मूव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट कमांड अभी बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट जो बोर हो रहे होंगे वो भी सुनिएगा, काफ़ी एप्लीकेशन काफ़ी स्टेप। तो यहाँ पर मुझे स्टेप्स जो फॉलो करनी है वो स्टेप क्या रहेंगी। सबसे फर्स्ट स्टेप कि वेब एप्लीकेशन मूव करना है तो मुझे उस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेप मैं डंप अगेन क्रिएट करता रहूँगा, हाउ टू मूव, जिससे कि आपको क्लियरिटी बनी रहे। जस्ट थोड़ा सा और टाइम दूंगा आपका, क्योंकि इसको यहीं पर स्टॉप कर दूंगा, समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनने वाले हैं ना, तो आपको ये आना चाहिए ना। तो स्टेप नंबर 1 जो फॉलो करूंगा इसके लिए मैं, तो फर्स्ट मैं अपनी लोकल मशीन पे क्या करूंगा स्टेप, तो जो पैकेज है मेरा फोल्डर को मैं क्या करूंगा, जिप कर दूंगा। जिप करने से मेरा फोल्डर कंप्रेस हो जाएगा और मुझे फाइल मूव करने में फास्ट हो जाएगा। विदाउट जिप करे कर सकते हैं, बट जिप करूंगा बिकॉज ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस
तो कंप्रेस्ड हो जाएगा हमारा ये फोल्डर, तो इसको आसान होगा, फास्ट मूव होगा। कंप्रेस होने के बाद जो इसका वर्क होता है या फास्ट रीजन बता दूंगा इन फ्यूचर, कोई मुझे याद दिलाते रहना कि आपने ऐसा कुछ वर्ड यूज किए थे, तो इनके सबके मतलब बता दूंगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है कि क्या विदाउट कंप्रेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। आपके पास मैंने बिन एससीपी टूल बताया था ना, उसका यूज करिए और कर दीजिए। मैं आज बिन एससीपी यूज नहीं करूंगा, बैक एंड से ही सब कुछ पब्लिश कर दूंगा। सेकंड स्टेप है कि यूज एनी एसएसएच टूल और थर्ड पार्टी टूल लाइक जैसे मैंने गिट बैश यूज कर लिया और WinSCP, जिससे कि मैं इस फोल्डर को कहां से कहां तक मूव कर सकूं, अब इस मशीन से इस मशीन पे वेब एप्लीकेशन को। तो अभी मैंने आपको WinSCP और पिछले लेक्चर्स में बताया, मैं गिट बैश का यूज करना बताऊंगा, गिट बैश के थ्रू कैसे करेंगे हम। तो फर्स्ट स्टेप में मैं फोल्डर को कंप्रेस करता हूँ। ये सब लोकल मशीन पे अभी हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा। तो लोकल मशीन पे मैं सर्च करूंगा कि मेरा एप्लीकेशन कहाँ पर है, तो इसको मैं रन करके आपको लोकल होस्ट से रन करके शो करूंगा कि कहाँ पर ये मेरा एप्लीकेशन है। XAMPP टूल जो है यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी टेस्ट करना है, तो मैंने टूल्स और पैकेज इंस्टॉल करके रखे हैं जस्ट। तो स्टार्ट अपाचे, देखिए अपाचे सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया और यहाँ पर MySQL दोनों ही स्टार्ट हो गए, जस्ट काफी बढ़िया है। तो लोकल होस्ट एंड यहाँ पर मैं टाइप करूंगा एप्लीकेशन पैकेज का नाम मेरा क्या है, ctribe XAMPP htdocs, और यहाँ पर कोविड नाम से आपको ये फाइल मिली, कोविड हेल्प 1। इसको मैं डिलीट कर दूं अभी, नहीं तो आप बोलेंगे कि ये तो ऐसा कुछ किया नहीं आपने, ऐसे ही बता दिया कुछ भी। ये कोविड है मेरा, ये कोविड हेल्प। तो ये मेरे फाइल्स हैं जहां पर ये मेरे कोड्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं, कम से कम 1 लाख लाइन से ज्यादा का कोड लिखा था मैंने उस टाइम पे। इसको 1 लाख लाइन से ज्यादा का कोड है ये, जो 5 डेज पे लिखा गया कोड था। तो काफी चीजें हैं इसमें। सर उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता था? क्या? उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, स्कैन टाइम? बहुत कम लगता है, क्योंकि कोड ऑप्टिमाइज किया मैंने बहुत जगह, कम टाइम, बहुत नैनो सेकंड का टाइम लगता है। ये हो गया। तो अब इसको आपको रन करना है, तो कैसे रन करेंगे? अगर लोकल होस्ट पे रन करना है तो जस्ट मैं इसको रन करके भी आपको बताते रहूंगा, जिससे कि आप इसको क्लियरली समझ सकें कि यस सच में ऐसे ही कुछ हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी अगर स्टॉप करूंगा ना समझ में नहीं आएगा। तो ये मेरा एप्लीकेशन था, ये लोकल मशीन पे। यहाँ पर देखिए कोई IP एड्रेस मैंने यहाँ पर इनपुट नहीं किया, जस्ट लोकल मशीन पे। ओके, यहाँ पर एरर्स, मैसेज, वार्निंग ऐसा कभी कुछ आए तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू आर डेवलपर ना, यू कैन चेंज कर देता हूँ ना। सबसे पहले कि मुझे पता चल गया कि मैंने कोड रन किया और मुझे पता है ना कि मैंने कभी ना कभी मशीन मूव की होगी, तो कोई ना कोई 1045 एरर आई, मतलब ये एक्सेस डिनाई की एरर 1045 तब आती है जब हमारा मशीन कनेक्ट नहीं होता है किससे, मतलब मेरा यूजर कनेक्ट नहीं होता डेटाबेस से। तो चेक कर लेता हूँ मैं कि कौन सा मेरा डेटाबेस था और क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। जस्ट यू कैन चेक हियर। काफी आसान है, बहुत आसान है इसको चेक करना। लोकल होस्ट रहने देता हूँ इसको मैं। रूट एक्सेस इनेबल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये काफी रिस्की रहता है, बट टेस्टिंग पर्पज से इनेबल करके रखता हूँ मैं। मेरा डेटाबेस का नाम ये है, क्या यही नाम डेटाबेस मैंने कोड पे लिखा? जस्ट मैं चेक करूंगा और कोड को ओपन करूंगा। जस्ट मैं मेरा कोड एक स्टेप में आगे बढ़ जाऊंगा अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो। जस्ट मैं आऊंगा कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि लिखा गया मेरा प्रोग्राम है। अब यहाँ पर सोल्यूशन आर्किटेक्ट का काम क्या होता है कि यदि वो थोड़ा बहुत टेक्निकल है ना तो वो करे, नहीं तो ये किसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए? इनको, डेवलपर को। तो यहाँ पर इसका मैं नाम पेस्ट कर देता हूँ, नाम पेस्ट। ओके, तो एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, बट इससे भी मेरा सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड 1 2 3 4 5 नहीं है रूट का मेरा। जस्ट बैक टू एक बहुत फास्ट स्टेप में प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हूँ, और ये प्रोसेस रहेगी, एक कमांड रन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्रिएट यूजर
और यहाँ पर सपोज मैंने यूजर क्रिएट कर लिया, कौन है, सपोज कि अमन मेरे साथ अभी ऑनलाइन है, अमन, और इनका @ और यहाँ पर लोकल होस्ट LOCALHOST, स्पेलिंग चेक करते रहना, आप कहीं पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफाइड बाय 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ग्रांट ऑल PREVILEGES प्रिविलेजेस ऑन इस डेटाबेस में .*to अमन। अमन आप ऑनलाइन हैं, अभी सुन रहे हैं, लोकल होस्ट। तो यस, मेरा एक काम हो गया, और जस्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जस्ट एक स्टेप फॉलो करूँगा अमन, और इसको कॉपी करूँगा और अपने कोड पे यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा इसको। जस्ट ओपन दिस एंड टाइप हियर अमन। पासवर्ड मैंने क्या इसका सेट किया था, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, बढ़िया। जस्ट इसको सेव कर दूं मैं कोड को, मेरा कोड रन होगा, और कहाँ से एरर जनरेट कर रहा था, वो इस कोड से एरर जनरेट कर रहा था, और कहाँ पर था कोड, यहाँ से वो एरर जनरेट कर रहा था। कि इस कोड को भी शो कर देता हूँ, तो यस, यहाँ से एरर जनरेट कर रहा था वो, ये कोड था मेरा, यहाँ पर एरर जनरेट कर रहा था। ओके, यहाँ पर मैंने यूज किया था, और यहाँ पर कनेक्ट। ओके, इसकी वजह से एरर जनरेट कर रहा था। जस्ट इससे कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, कमेंट थिंग्स। ओके, तो मेरा काम आसान हो गया। चलिए मैं इसको रन करता हूँ, फिर से इसको सेव करूंगा और रन करूंगा प्रोग्राम को। तो एरर ये थोड़ी सी रिमूव होनी चाहिए। ओके, रिमूव हो गई एरर मेरी, काफी अच्छा यहाँ पर सोल्यूशन मिल गया मुझे कि रिमूव हो गई एरर। यस, because I am a developer, I am a solution architect and working in multiple technology, तो तुरंत गेसिंग होना चाहिए कहाँ पर कौन सी एरर आती है, तो उसका सोल्यूशन क्या है। जस्ट उसका बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं था। सपोज इसमें 1000 एरर थी ना, लेकिन उसको पहली लाइन और दूसरी लाइन पढ़ के आप समझ जाओ कि एरर क्या है, उसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा सॉल्व। एक इस पे वर्क कर रहा है लोकल मशीन पे, मेरे ये लोकल मशीन पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, क्वेश्चन मार्क, जबकि यहाँ पर अगर मेरे रियल नेटवर्क में देखेंगे ना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा होगा। अगर आपको इसको लाइव एप्लीकेशन देखेंगे तो वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, डिफरेंट होगा, वहां पर कुछ और होगा। वहां पर जो मैंने पब्लिश किया तो वहां पर सब चीजें मैंने ध्यान रख के इसको पब्लिश किया होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इनका नाम लिखा हुआ है देखिए, बट मेरे लोकल मशीन पे इसका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आने दो ना, कोई इशू नहीं है। हिंदी फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लोकल मशीन कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है, चलिए यस मैंने इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट है कि इस फोल्डर को मुझे कंप्रेस की, पहले तो मैं लोकल मशीन पे चेक करूंगा कि मेरा सॉफ्टवेयर वर्किंग है में है या नहीं। तो अब ये वर्किंग में है सॉफ्टवेयर, इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से सेलेक्ट ऑल किया मैंने, एंड इसको मैं राइट क्लिक एंड ऐड टू कंप्रेस। ओके, मुझे ये नहीं करना था, रार सपोर्ट नहीं करेगा वहां पर, मुझे इसको जिप करना है। कंप्रेस जिप, select all and send to कंप्रेस नहीं, ओके कंप्रेस हो गया। CSS नाम से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, CSS नाम से कंप्रेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं रीनेम कर लूँ, रीनेम कर रहा हूँ इसको मैं माई कोविड ऐप, इसको मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप फॉलो करूंगा, स्टेप नंबर 3, मैं गिट बैश के थ्रू जाना चाहूंगा। ओपन गिट बैश, redirect into सोर्स फोल्डर्स। जब मैं विंडो पे बात करूंगा मैं फोल्डर लिखूंगा, जब भी लाइनक्स से बात करूंगा तो उसको डायरेक्टरी लिखूंगा। ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ पर गिट बैश ओपन किया, क्लोज कर दो नहीं तो आप समझेंगे पहले से ही ओपन है। गिट बैश, तो एक स्टेप आज हो जाने दीजिए, अगली स्टेप हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और जस्ट यहाँ पर मैंने cd
और मेरा इसका सोर्स क्या, इसका लोकेशन क्या है, देखिए लोकेशन है, इस लोकेशन पे है मेरा सी ड्राइव, जैम्प, htdocs, कोविड एंड दिस। तो मुझे यहाँ पर इस लोकेशन पे मूव करना है। तो सी ड्राइव पे मैं सबसे पहले जंप करूंगा, cd xampp और htdocs कोविड हेल्प डेस्क 1 और इसको एंटर करूंगा। ls तो चेक करूंगा यहाँ पर, देखिए मुझे यहाँ पर ये इसकी फोल्डर, इसकी इनसाइड मेरी फाइल क्रिएटेड होगी कोविड ls। तो मुझे यहाँ पर से कौन सी फाइल से मेन मतलब है, मुझे ls एस्ट्रिक जिप, ये फाइल मुझे मिल गई। ठीक है, इस फाइल को मुझे मूव करना है सर्वर पे। इतना काम हो गया मेरा। यहाँ पर मैं वेब एप्लीकेशन को अभी होस्ट कर रहा हूँ मैं। जस्ट अब यहाँ पर हो गया रिमोट सर्वर जो मेरा क्लाउड सर्वर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि रिमोट सर्वर पे जो आपको स्टेप फॉलो करनी। फर्स्ट स्टेप, क्रिएट यूजर एंड सेट पासवर्ड एंड इनेबल। तो पहली स्टेप में है। दूसरे स्टेप में आपको इनेबल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, इनेबल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट स्टेप। तो जस्ट इसको मैं लॉन्च कर दूं और यूजर क्रिएट करना है, तो ऐड यूजर विनय और यहाँ पर पासवर्ड 1 2 3 4 5 मैं सेट कर दूंगा विनय के लिए। ओके, तो 1 2 3 4 5 जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं बहुत जल्दी इसको भी। तो मशीन को कनेक्ट कर लूँ मैं, एक और गिट बैश ओपन कर लूँ। गिट बैश 2 गिट बैश ओपन हो गया। लेफ्ट साइड पे मेरी लोकल मशीन है और राइट साइड पे मेरी सर्वर मशीन है। तो सबसे पहले सर्वर पे कनेक्ट होना पड़ेगा मुझे, SSH और सर्वर का IP। जस्ट कॉपी दिस एंड यहाँ पर SSH-i, नो ऐसा नहीं कर सकते, मुझे सी ड्राइव पे जाना पड़ेगा। सी ड्राइव cd विनय और जो की है मेरी यहाँ पर रखी हुई है विनय 45, इसके थ्रू मैं कनेक्ट करूंगा। SSH-i विनय 45.pem एंड यहाँ पर आपको जो टाइप करना है यूजर नेम ubuntu @ जो मैंने यहाँ पर IP एड्रेस ये टाइप नहीं हो रहा है, जस्ट कॉपी कर लो फिर से मैं कॉपी अलग लाइन पे टाइप हो गया वो। चलिए फिर से मैं इसको टाइप कर दूं 65.0.139.68 कनेक्ट हो जाएगा। इससे कनेक्ट हो गया मेरा मशीन। ऐड यूजर विनय सूडो के साथ ऐड करेंगे। ओके, तो सूडो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 विनय। यस, यूजर हैज बीन क्रिएटेड। विनय यूजर क्रिएट हो गया। कैसे वेरीफाई करेंगे? सूडो या तो मैं सुपर यूजर पे जाऊं, सुपर यूजर su-cd होम एंड यहाँ पर विनय। होम पे चेक करूंगा तो यहाँ पर मेरा ड्राइव डायरेक्टरी बन गई cd विनय यहाँ पर। जस्ट तो यहाँ पर ये हो गया काम। काफी आगे तक हम लोग आ गए हैं। अब जस्ट आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, बस थोड़ा सा और। यहाँ पर अगर ls करूंगा तो कुछ भी अभी शो नहीं होगा, बट मेरा टारगेट है इसको अचीव करना। तो यहाँ पर एक कमांड रन करता हूँ। जो सेकंड कमांड आपको मैंने बताया था, कौन सी कमांड आपको बताई मैंने कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑन कैसे करते हैं। जस्ट राइट द कमांड vi etc ssh और sshd। just open this file. You will get here this line. Just write here no to yes
by is just restart the Apache SSHD services. RESTART restart, no, SYSTEMCTL restart SSHD. ओके, अब मैं लॉगिन कर पाऊंगा, तो कोई इशू नहीं है। अब मुझे तो यहाँ पर मैंने तो फाइल मूव करनी है, कौन सी फाइल, जिप फाइल मूव करनी है। तो अगेन अब यहाँ पर आऊंगा मैं, किस पे, यहाँ पर हाउ टू मूव तो मूव करूंगा मैं यहाँ पर क्या करूंगा, SCP कमांड का यूज करूंगा। SCP फाइल का नेम मेरा क्या था, फाइल का नेम जो जिप फाइल है mycovid डॉट, ये है फाइल का नेम। तो ये लिखूंगा मैं कमांड SCP फाइल का नेम, किस फाइल को मूव करना है और किस लोकेशन पे मूव करना है, जस्ट विनय। ये यूजर है मेरा @IP एड्रेस जो मेरा था, कौन सा IP एड्रेस था, बार बार मैं भूल जाता हूँ। IP एड्रेस नेक्स्ट किस लोकेशन पे मुझे मूव करना है, इस लोकेशन को जस्ट इस रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर सुनना, नहीं तो आपको नहीं बनेगा, कंफर्म नहीं बनेगा। PWD लिखेंगे यहाँ पर, PWD। तो इस लोकेशन पे मुझे मूव करना है इसको, इस लोकेशन पे, तो यहाँ पर ये लोकेशन लिखूंगा मैं, कॉलन के बाद यहाँ पर ये इतना लिखूंगा, मेरा काम हो जाना है इतना लिखने से। जस्ट इसको कॉपी कर लूँ मैं, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। तो यहाँ पर नहीं पेस्ट करूंगा मैं, विंडोज वाले पे पेस्ट करूंगा, विंडोज जहाँ पर मैंने ये ओपन किया हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट साइड वाली मशीन पे। तो जस्ट यहाँ पर आप इसको पेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 पासवर्ड मैंने सेट किया था, पासवर्ड मैंने इनपुट किया, डेटा मेरा मूव हो रहा है, कितने MB का डेटा मूव हो गया, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। यस, मेरा डेटा मूव हो गया, ओके, जिप फाइल मूव्ड। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर क्लियर, कैसे मूव करना है। मैंने WinSCP का यूज नहीं किया आज। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि ये फाइल कहाँ पर अवेलेबल हो गई, ये फाइल। थर्ड स्टेप में आपने इसको इनेबल कर दिया, तीसरी स्टेप में यू विल गेट जिप फाइल। यदि आपने जिप फाइल मूव किया तो अब फोर्थ स्टेप आपको आती है। यस, आपने वेरीफाई कर लिया। कैसे वेरीफाई किया, आपने फोल्डर उस डायरेक्टरी पे मूव हो गए। अब आपको इसको मूव करना है, मूव दिस जिप फाइल टू VAR, या मूव कर दें या कॉपी कर दें, VAR www and HTML। दिस इज माई वेब रूट, यहाँ पर इसको मूव करके ले जाना है मुझे, तभी तो रन होगी ना फाइल। इस मूव करते हैं इसको। तो हाउ टू मूव, जस्ट हाउ टू मूव या कॉपी करना, मैं कॉपी लिख दूँ, मूव नहीं लिखूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉपी कि आपने गलत पढ़ा दिया। तो यहाँ पर CP और जिप फाइल का नाम, जो भी जिप फाइल का नाम है यहाँ पर, और इसको मूव करना है मुझे VAR www and HTML। ओके, यहाँ पर मूव करना है, एक कमांड ही, तो इसको कॉपी कर दिया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, चेक कर लो, शायद मूव हो गई होगी। कैसे चेक करेंगे, CD where home, नहीं where www HTML ls, ये फाइल मूव हो गई। नेक्स्ट है कि जो प्रीवियस है इसको मैं रिमूव करूंगा। तो मैं सबसे पहले कमांड रन करूंगा rm index.html, इसको रिमूव करना है मुझे। रिमूव हो गई फाइल। ओके, तो मैंने जो प्रीवियस फाइल थी if rm index.html, ये सब लाइनक्स की कमांड है, बता रहा हूँ, इससे रिमूव कर दिया मैंने फाइल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेज 5th नंबर स्टेप है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, या तो 5th नंबर पे मैं इसको टाइप कर दूं, 5th और 6th नंबर पे unzip the file। हाउ यू कैन unzip the file, कैसे unzip करेंगे फाइल को, जस्ट राइट द कमांड unzip, एक्सट्रैक्ट करना जिसको बोलते हैं unzip, और किस फाइल का नाम, इस फाइल का नाम आप लिख दीजिए, यहाँ पर unzip हो जानी चाहिए, unzip।
just check here unzip और my covid। अगर ये कमांड इंस्टॉल होगी तो रन होगी, अगर अदरवाइज इंस्टॉल नहीं होगी तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है, मुझे फिर से पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। apt इंस्टॉल unzip, इंस्टॉल कर दिया मैंने, पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा बहुत जल्दी। यस, सो पैकेज इंस्टॉल हो गया unzip एंड इसको क्लियर करूँ ls और यहाँ पर फिर से कमांड, प्रीवियस कमांड रन करूंगा। ओके, unzip हो गई फाइल। चेक कर लें, वेरीफाई कर लें हुई है या नहीं। यस, इट इज unzipped हियर। how I can check file is working or not? Just how I will check, just copy this IP address and paste in the ओके, इट इज वर्किंग, बट एक पार्ट अभी वर्क कर रहा है। कौन सा पार्ट वर्क कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ मेरा कौन सा पार्ट वर्क कर रहा है? कौन मुझे इसको एक्सप्लेन करेगा? कौन सा पार्ट वर्क कर रहा है? प्लीज एनीवन कैन एक्सप्लेन टू मी। एनीवन कैन? इतना पार्ट वर्क कर रहा है, इतना पार्ट। अभी डेटाबेस पार्ट वर्क नहीं कर रहा, नहीं तो वहां पर भी इंफॉर्मेशन दिखने लगती ना। ये वर्क नहीं कर रहा, बट इतना पार्ट मेरा वर्क कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया? माइग्रेशन हो गया। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कैसे हम वेब एप्लीकेशन को माइग्रेट करते हैं एंड होस्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वहां पर हम डेटाबेस होस्टिंग सीखेंगे, क्योंकि आप भी काफी यहाँ पर बोर हो रहे होंगे। जस्ट ओपन दिस IP एड्रेस। Just I am writing in chat. Please confirm me it is opening or not. Please confirm कीजिए, open in chat box and confirm me this is working or not. सिर्फ अभी वेब एप्लीकेशन वर्क करेगा, डेटाबेस एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। डेटाबेस एप्लीकेशन होस्ट कैसे करते हैं और कंप्लीट सिनेरियो वर्किंग। Yes, everybody. Yes, it is working. Yes, sir, it is working. Yeah, that's great. So understand the things what I did today. This is all about the today's session. Next इसका remaining part next session पे complete होगा।